हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 12 दिसंबर 2022। तो आज की क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और आज स्टैटिक जीके में क्या है खास, अब हम इसे विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो आज की पहली और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। पहली न्यूज़ है, इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है बेल्जियम के फॉरवर्ड खिलाड़ी एडेन हजार्ड ने। तो एडेन हजार्ड ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। एक हफ्ते पहले ही उनकी टीम फीफा विश्व कप से भी बाहर हो गई थी। तो 31 साल के विंगर ने 2008 में 17 साल की उम्र में राष्ट्रीय टीम के लिए पहली बार खेला था और उन्होंने टीम के लिए कुल 126 मैच खेले जिसमें 33 गोल दागे। इंपॉर्टेंट रहेगा इनका नाम एडेन हजार्ड, जिन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। मैं आपको बताता चलूं, आपको पता ही है फीफा विश्व कप इस समय चल रहा है और फीफा विश्व कप लगभग समाप्ति पर आ चुका है और बड़ी से बड़ी टीमें इस बार हार कर बाहर हो गई हैं, जिसमें से एक नाम बेल्जियम का भी है, ब्राजील का भी है। अब आपको मैं ये बता दूं फीफा क्या होता है। तो फीफा का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, यानी कि फुटबॉल क्षेत्र का सबसे बड़ा संगठन होता है जो फुटबॉल क्षेत्र को नियंत्रित करता है। ऐसे ही क्रिकेट क्षेत्र का सबसे बड़ा संगठन है आईसीसी, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है ये तो आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। उसके हेड का नाम है ग्रेग बार्कले। और भारत के क्रिकेट को रेगुलेट करने का काम है बीसीसीआई का, यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेटिंग कंट्रोल इन इंडिया। बीसीसीआई के वर्तमान हेड रोजर बिन्नी साहब हैं, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। इससे पहले हेड थे सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को किस नाम से जाना जाता है, तो बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर खेल से बात हुई है तो मेरे कुछ क्वेश्चन आपसे रहेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहेगा, ये बताइए पीवी सिंधु का किस एक खेल से संबंध है। इसके अलावा ये भी बताइए एमसी मैरी कॉम का किस एक खेल से संबंध है। और इसके अलावा मीराबाई चानू का किस एक खेल से संबंध है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप जल्दी से कमेंट कॉलम में दीजिए। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग से न्यूज़ क्या है, तो चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। क्या है टीआरएस, तो चुनाव आयोग ने गुरुवार को टीआरएस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को बताया कि उनकी पार्टी का नाम परिवर्तन स्वीकार कर लिया गया है। केसीआर ने इसी साल अपनी पार्टी टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस करने का प्रस्ताव दिया था, जिसको स्वीकार कर लिया गया है। तो इस पार्टी से आते हैं के चंद्रशेखर राव, जो कि तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए कमेंट कॉलम में ये बताइए कि तेलंगाना जब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था वो कौन सा ईयर था। मैं आपको डेट बता देता हूँ, 2 जून डेट थी। कौन सा ईयर था ये आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ये भी आप कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। और इस समय आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, ये भी आप कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। बढ़ते हैं फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ में क्या है खास, चलिए देखते हैं। अगली न्यूज़ है 2 लोगों से। पहले हैं मैकलॉगलिन लेब्रोन और दूसरे हैं मोंडो डुप्लांटिस। इन्होंने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 के पुरस्कार जीते हैं। तो विश्व चैंपियन अमेरिकी बाधा खिलाड़ी सिडनी मैकलागिन लेब्रोन और स्वीडिश पोल वाल्टर मोंडो डुप्लांटिस ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। मैकलागिन लेब्रोन ने विश्व महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ का रिकॉर्ड 2 बार तोड़ा है, जबकि डुप्लांटिस ने इस साल 3 नई विश्व ऊंचाइयां स्थापित की हैं। तो अमेरिका में जन्मे स्वेट डुप्लांटिस ने 3 साल में दूसरी बार 2022 में 3 विश्व रिकॉर्ड के साथ मार्च में पुरुषों के विश्व इंडोर खिताब और जुलाई में विश्व आउटडोर स्वर्ण के साथ पुरस्कार जीता था। इंपॉर्टेंट रहेंगे ये नाम, याद रखिएगा। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 के पुरस्कार इन्होंने जीते हैं। अब यहाँ पर वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के पुरस्कारों की बात हो रही है, तो कुछ अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं तो क्या आपको पता है नवंबर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे मिला था। अब ये प्लेयर ऑफ द मंथ किस एक खेल में मिलता है, तो ये क्रिकेट के खेल में मिलता है। क्रिकेट के खेल में पिछले वर्ष 2022 के जनवरी महीने से इस अवार्ड की शुरुआत करी गई थी और पहले अवार्ड प्राप्तकर्ता थे भारत के ऋषभ पंत।
आप जल्दी से बताइए नवंबर में कौन से खिलाड़ी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कमेंट कॉलम में जल्दी से आप आंसर दीजिए। बढ़ते फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ये बताइए कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं, मैंने आपको कल की करंट अफेयर में ही पढ़ाया था, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने दोहरे शतक वनडे क्रिकेट में लगाए हैं। भारत के कितने खिलाड़ी हैं वो भी बताइए, और कौन कौन से ऐसे विश्व के खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में दोहरे शतक लगाए हैं। क्योंकि आपको पता होगा, मैंने कल की ही न्यूज़ में आपको पढ़ाया था, भारत के एक सबसे कम उम्र के युवा बल्लेबाज ईशान किशन ने सबसे कम गेंदों में खेलते हुए दोहरा शतक लगाया था। ठीक है, बढ़ते हैं फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। सरकार ने मार्च 2026 तक रूफटॉप सोलर योजना का विस्तार किया है। तो केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को 2026 तक बढ़ा दिया है। इस कार्यक्रम के तहत सरकार छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देती है। यह सब्सिडी तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक कार्यक्रम का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता है। रूफटॉप सोलर लगाने के लिए नेशनल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर इसे प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा, रूफटॉप सोलर योजना का विस्तार 2026 तक कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या आप और भी योजनाओं के बारे में जानते हैं? मैं शाम को जो क्लास करता हूं उसमें मैंने कई बार कई सारी योजनाओं को डिस्कस किया है। तो जो भी शाम की क्लास को नहीं देखता है, जा करके एक एक क्लास को देख कर आइए। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से जा करके सक्सेस सीरीज के एक एक पार्ट को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। चलिए ये बताइए कमेंट कॉलम में कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस एक ईयर में करी गई थी। कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। इसके अलावा ये भी बताइए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस एक ईयर में करी गई थी। बढ़ते हैं फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ क्या है खास? अगली न्यूज़ है हैदराबाद से। तो हैदराबाद में लगा है दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम। तो हैदराबाद स्थित स्टार्टअप ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज के प्रौद्योगिकी समर्थन के साथ गोल्ड सिक्का ने बेगमपेट में अपना पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च किया है, और इसे भारत का पहला गोल्ड एटीएम और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम बताया गया है। सोना खरीदने और बेचने का कारोबार करने वाली गोल्ड सिक्का कंपनी द्वारा लगाया गया यह एटीएम सोने के सिक्के देता है। गोल्ड एटीएम के जरिए लोग अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड में सोने के सिक्के खरीद सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे देश में कोई भी चीज़ पहली बार होती है, वो भी विश्व स्तर की होती है, वो वैसे भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए कमेंट कॉलम में बताइए विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, ये हमारे भारत में ही स्थित है और गुजरात के केवड़िया में स्थित है। अब तो आप जान ही गए होंगे, चलिए मैं बता देता हूं। ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। 182 फीट ऊंची है, जो कि गुजरात के केवड़िया में स्थित है। अब आप कमेंट कॉलम में ये बताइए कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति कौन है। कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए, और ये भी बताइए वो स्थित कहाँ है। इसके अलावा बात करें और दुनिया में ऊंचे या बड़े चीज़ों की, तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हमारे भारत में ही है, आपको पता होना चाहिए। मोटेरिया स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात का, जिसका वर्तमान में नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो कमेंट कॉलम में ये बताइए कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर है और उस स्टेडियम का नाम क्या है। बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है अडानी ग्रीन से। तो अडानी ग्रीन ने जैसलमेर में शुरू किया है तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर में 450 मेगावाट की क्षमता वाले तीसरे हाइब्रिड पावर प्लांट को शुरू कर दिया है। इसके बाद EGEL 1440 मेगावाट की परिचालन क्षमता के साथ दुनिया की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड पावर उत्पादन कंपनी बन गई है। तो याद रखिएगा, आपको पता है अडानी ग्रुप के चेयरमैन कौन है, तो ये गौतम अडानी साहब है। क्या आप जानते हैं विप्रो के चेयरमैन कौन है? चलिए कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा ये बताइए इन्फोसिस के वर्तमान में चेयरमैन कौन है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो और डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO, इनके अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में? ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी कमेंट कॉलम में दीजिए। बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ।
अगली न्यूज़ है हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से न्यूज़ ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना की शुरुआत करी है। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना को शुरू किया है। अब यूपी के हर जिले का अपना अलग खेल होगा और उसकी अलग पहचान भी सुनिश्चित होगी। ओडीओएस कार्यक्रम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को तैयार करने का एक मंच बनेगा और ऐसा बताया जा रहा है कि यूपी के 75 जिलों में से प्रत्येक में एक खेल की पहचान करी जाएगी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे पूरे देश में खेल को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी को देखते हुए आप देखते ही हैं उड़ीसा राज्य तो एक ऐसा राज्य है वर्तमान में जहां पर उड़ीसा ने तो इंडियन हॉकी को गोद ले रखा है ना। ऐसे ही हरियाणा राज्य में बहुत ज़्यादा खेल को प्रोत्साहन बढ़ाया जा रहा है और इसी खेल के चलते ही आज हम देख रहे हैं कि ओलंपिक में हमारे देश की लड़कियां, हमारे देश के लड़के जाकर के मेडल लेकर आ रहे हैं। तो अब वो दिन दूर नहीं है कि ओलंपिक खेलों में हमारे देश की लड़कियां और लड़के ढेर सारे गोल्ड मेडल्स लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे देश के लिए उठाया गया बहुत ही ज़बरदस्त कदम है। बढ़ते फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है लोंगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ के अवसर पर राजस्थान में पराक्रम दिवस मनाया गया। 1971 युद्ध के दौरान लोंगेवाला युद्ध में भारत की जीत की 51वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 5 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर सैन्य स्टेशन और लोंगेवाला युद्ध स्मारक में पराक्रम दिवस मनाया गया है। इस अवसर पर सगत सिंह स्टेडियम में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें से बैट डिस्प्ले, डेयर डेविल्स, मोटरसाइकिल स्टंट यानी कई सारे खेलों को इसमें शामिल किया गया। अब क्या है लोंगेवाला युद्ध, अब हम बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को जानेंगे कि आखिर लोंगेवाला युद्ध क्या है और इसकी ऐसी क्या खासियत है, क्यों इसे जाना जाता है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ते हैं कि आखिर लोंगेवाला युद्ध क्यों है खास। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में लोंगेवाला का युद्ध सबसे बड़ी और सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध 3 दिसंबर को शुरू हुआ था, जिसमें भारतीय सेना का मुख्य जोर पूर्वी पाकिस्तान पर केंद्रित था यानी बांग्लादेश पर। लड़ाई 120 भारतीय सैनिकों और 4 हाकर विमानों और लगभग 2000 से 3000 पाकिस्तानी सैन्य बलों और 30 से 40 टैंकों के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। उम्मीद करता हूं आपने इन सारे पॉइंट को अच्छे से देख लिया होगा। बढ़ते फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। तो आज की अगली न्यूज़ है क्रिकेट से। आप सभी परिचित होंगे क्रिकेट की इस न्यूज़ से। रोहित शर्मा साहब यानी वर्तमान समय में भारतीय वनडे क्रिकेट टीम की शान वर्तमान कैप्टन रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज बन गए हैं। तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा एक दिवसीय क्रिकेट में अपने देश के लिए छठे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं और इन्होंने पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन को पीछे छोड़ दिया है। आपको पता होना चाहिए इन्होंने 227 पारियों में अभी तक 9403 रन बनाए हैं, जिसमें 29 शतक और 45 अर्धशतक शामिल है। इसके अलावा बात करें विश्व में कौन है नंबर 1 पर, तो कोई और नहीं, भारत के रत्न, भारत के सबसे अमूल्य रत्न मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जो कि विश्व के पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर कौन है ये आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि सचिन तेंदुलकर को किस एक ईयर में भारत के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये तो आप जानते ही हैं कि सचिन तेंदुलकर इस पुरस्कार को पाने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली पॉइंट की तरफ। तो आज अगले पॉइंट में क्या है खास, तो आज की अगली न्यूज़ है नागपुर मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो नागपुर मेट्रो ने 3140 मीटर लंबा डबल डेकर वायडक्ट मेट्रो का निर्माण करके सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इसे नागपुर में वर्धा रोड द्वारा हासिल किया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि नागपुर मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से एक एक न्यूज़ समझ में आई होगी। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि स्टैटिक जीके का रिवीजन होता है। तो आज स्टैटिक जीके में क्या है खास, चलिए अब इसे पढ़ते हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो लंदन में हुए थे। फिर ओलंपिक खेल में कितने गोले हैं ओलंपिक ध्वज में? तो 5 गोले हैं। एक बार फिर से देखिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने सालों में होता है? तो 4 सालों में होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो 5 गोले हैं। 2 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? दूसरा क्वेश्चन है, जब लंदन ओलंपिक 2012 में हुआ था तो भारत से क्या किसी को पदक मिला था? कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट हैं क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये थे माइकल फेल्प्स। किस देश के रहने वाले हैं माइकल फेल्प्स? ये आप कमेंट कॉलम में बताइए। फिर 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो टोक्यो जापान में आयोजित हो चुके हैं। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। उम्मीद करता हूँ आज का ये मेरा पार्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो केवल एक काम करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमारे इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।